नमस्कार प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेस। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन ने स्टार्ट किया था कारक। इसके दो विभक्तियां दो वीडियो में आपके पास आ चुकी है। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारक स्टार्ट कर रहे हैं अपन, करण कारक। एक चीज आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा, जितने भी आप वीडियो देखें वो कॉपी में नोट डाउन जरूर करें और लगातार उन पर प्रैक्टिस करें। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपके क्लियर होगा प्यारे विद्यार्थियों। क्योंकि देखिए, टारगेट आपने जो सेट करा 100 आउट ऑफ 100 वाला, वो तभी आप अचीव कर पाओगे जब आप उसके लिए पूरी तरह प्रयासरत रहोगे। हम प्रयासरत है, हमारी पूरी टीम प्रयासरत है 100 आउट ऑफ 100 बनाने के लिए। थोड़ा सा आप भी कोऑपरेट करें ताकि आपका अच्छा रिजल्ट निकले, और रिजल्ट 100% अच्छा निकलेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, स्टार्ट करते हैं अपन आज करण कारक तृतीय विभक्ति। करण कारक तृतीय विभक्ति। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको तृतीय विभक्ति की पहचान भी बताई थी कि अंतिम वर्ण के ऊपर एक ही मात्रा पीछे न या ण लग जाता है, पीछे न या ण लग जाता है। और स्त्रीलिंग में मैंने आपको पहचान बताई थी प्यारे विद्यार्थियों कि आ की मात्रा हटा के या लगा देते हैं। आ की मात्रा हटा के या लगा देते हैं। ये अपन ने तृतीय विभक्ति की पहचान बताई। अभी दो विभक्तियां आपने करी, जो मैंने पहचान बताई है सारे एग्जाम्पल उसी पहचान के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। तो आधा नंबर आपका कहीं नहीं जाना। और कारक के अंदर पहली चीज ही है कि विभक्ति सही होनी चाहिए। अगर आपकी विभक्ति सही है तभी आप कारक सही कर पाओगे प्यारे विद्यार्थियों। देखिए, करण कारक का पहला पॉइंट ये कहता है कि क्रिया की सिद्धि में जो सहायक साधन हो, क्रिया की सिद्धि में जो सहायक साधन होता है प्यारे विद्यार्थियों, वो कहलाता है करण कारक। जैसे मैं अभी बोर्ड पे लिख रहा हूं, बोर्ड पर लिखना क्रिया होगी, किसकी सहायता से पूरा कर रहा हूं? इस मार्कर की सहायता से। तो मार्कर इस क्रिया का क्या बन गया? सहायक साधन, और सहायक साधन कहलाता है करण कारक। जैसे आप बस से गांव जा रहे हो तो गांव जाने का सहायक साधन हो गया बस, और जो सहायक साधन होता है वो कहलाता है करण कारक। और करण कारक में लगती है तृतीय विभक्ति। जैसे देखिए, क्वेश्चन आ गया, रामः कलमेन लिखती, और इसको अंडरलाइन कर दिया, रामः कलमेन लिखती। राम कलम से लिखता है, तो लिखना क्रिया हो गई। किसकी सहायता से लिख रहा है? कलम की सहायता से। कलम इस लिखना क्रिया का सहायक साधन हो गया, और सहायक साधन करण कारक कहलाता है। अब देखिए, मूल शब्द है कलम, अंतिम वर्ण के ऊपर एक ही मात्रा पीछे ना लगा हुआ है, ये आपकी पहचान है। तो इससे अपने को क्लियरली पता चल गया कि ये तृतीय विभक्ति है। अब अपन कारण क्या लिखेंगे? कलमेन क्या है? करण कारक। करण कारक है, करण कारक है, इसका मतलब इस शब्द में तृतीय विभक्ति है। आपको विस्तार से लिखना है, करण कारक के योग में कलमेन शब्द में तृतीय विभक्ति है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए आपको शब्द लिख रहा हूं, सह, साकम, समम और सार्धम। सह, साकम, समम और सार्धम, इन चारों का अर्थ होता है साथ में। इन चारों का अर्थ होता है साथ में। इन शब्दों के योग में भी तृतीय विभक्ति लगेगी। जहां पर जिस सेंटेंस में इनमें से कोई एक वर्ड आ जाएगा उसमें हमेशा तृतीय विभक्ति लगेगी। जैसे देखिए, क्वेश्चन आ गया, पिता पुत्रेण सह गच्छति।
पिता पुत्रेण सह गच्छति। तो आपने अगर पॉइंट अच्छे से याद कर रखा है, पहली चीज तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, पुत्र मूल शब्द है बेटा, पुत्र मूल शब्द अंतिम वर्ण के ऊपर एक ही मात्रा पीछे ऋणा लगा हुआ है, तृतीय विभक्ति क्लियर हो गई, आधा नंबर अपना शेफ हो गया। आधा नंबर अपने को निकालना है कारण का। तो जैसे ही आपने देखा सह शब्द आया, अगर आपने पॉइंट याद कर रखा है तो आपको पता चल जाएगा कि सह शब्द किस विभक्ति में लगता है, सह शब्द लगता है अपने तृतीय विभक्ति में। तो अपन कारण क्या लिखेंगे, सह शब्द के योग में, ये ध्यान रखना ये शब्द है, सह शब्द के योग में पुत्रेण शब्द में तृतीय विभक्ति है, सह शब्द के योग में पुत्रेण शब्द में तृतीय विभक्ति है। मान लीजिए यहां पर शार्दम आ जाए तो सार्धम शब्द के योग में, और शाकम आ जाए शाकम, और समम आ जाए समम शब्द के योग। कहने का मीन्स ये है, चारों में से जो वर्ड आएगा सेंटेंस के अंदर वही उसका कारण बन जाएगा और तृतीय विभक्ति लगेगी। तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कहता है कि यदि किसी व्यक्ति के शरीर का कोई अंग खराब हो तो उस खराब अंग के अंदर भी तृतीय विभक्ति लगती है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति पैर से लंगड़ा है, लंगड़ा है, लंगड़ा होना उसका शरीर का विकार हो गया, विकार मतलब कमी हो गई। तो प्यारे विद्यार्थियों उसमें कौन सा अंग खराब है, पैर खराब है तो पैर के अंदर तृतीय विभक्ति लगेगी, जो अंग खराब होगा उसके अंदर तृतीय विभक्ति लगेगी। तो इसको कहते हैं विकृत अंग में तृतीय विभक्ति लगती है, विकृत अंग के अंदर तृतीय विभक्ति लगती है। इसका सूत्र है येनांग विकारः, येनांग विकारः, यानी कि जो अंग विकार है, विकृत है, कमी है जिसके अंदर, उसमें तृतीय विभक्ति लगती है। जैसे साधु, कर्णेन, बधिरः वर्तते। अब देखिए क्या कह रहा है, साधु कान से बहरा है, तो बहरा होना उसके शरीर का क्या हो गया, विकार हो गया, कमी हो गई। कौन सा अंग खराब है इसमें, कर्णेन, कान खराब है, बहरा कान से होता है तो कान खराब है, इसलिए विभक्ति लगेगी अपने कर्णेन शब्द में, विभक्ति लगेगी कर्णेन शब्द में। और कर्ण खराब है, अब क्यों अब कारण क्या बनेगा, कर्ण क्या हो गया अंग, और बधिर यानी कि बहरा होना हो गया विकार, तो ये इसका कारण आएगा अंग विकार। अंग विकार शब्द के योग में कर्णेन शब्द में तृतीय विभक्ति है, अंग विकार शब्द के योग में कर्णेन शब्द में तृतीय विभक्ति है। देखिए पहला पॉइंट, जो क्रिया को करने में सहायक साधन होता है वो सहायक साधन कहलाता है करण कारक, और करण कारक में लगती है तृतीय विभक्ति। जैसे राम कलमें लिखती, राम कलम से लिखता है, लिखने का सहायक साधन हो गया कलम, इसलिए तृतीय विभक्ति। फिर दूसरा पॉइंट है सह, शाकम, समम और शार्दम, इन चारों का अर्थ होता है साथ में, और इनके अर्थ में लगती है तृतीय विभक्ति। जैसे पिता पुत्रेण सह गच्छति, तो सह शब्द आते ही पुत्रेण में तृतीय विभक्ति। फिर विकृत अंग में तृतीय विभक्ति लगती है, शरीर का कोई अंग खराब हो, उस खराब अंग के अंदर भी तृतीय विभक्ति लगेगी। जैसे साधु कर्णेन बधिरः वर्तते, तो कान से बहरा होना उसके शरीर का क्या हो गया, विकार हो गया, इसके अंदर अंग कौन सा खराब है, कर्ण यानी कि कान, इसलिए कान के अंदर तृतीय विभक्ति लगेगी। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है, फोर्थ पॉइंट, जिस चिन्ह से किसी की पहचान हो, जिस चिन्ह से किसी की पहचान हो उस चिन्ह के अंदर तृतीय विभक्ति लगती है। जैसे एक लड़का है रमेश नाम का, वो हमेशा चश्मा लगाता है, तो अपन किसी को कहेंगे कि भाई रमेश ने ये काम किया, तो सामने वाला जैसे पहचान नहीं पाया, भाई रमेश कौन, तो आप क्या कहोगे, रमेश जो चश्मा लगाता, हाँ पहचान गया भाई।
कि रमेश कौन सा, वो जो चश्मा लगाता, तो चश्मा उसका क्या हो गया, पहचान हो गया। जैसे गली के अंदर दो विद्यार्थी जा रहे हैं, एक के हाथ में पुस्तकें हैं और एक ऐसे ही जा रहा है, तो प्यारे विद्यार्थियों देखने वाला विद्यार्थी किसको कहेगा? एक के हाथ में पुस्तकें, एक ऐसे ही जा रहा है, देखने वाला विद्यार्थी किसको कहेगा? जिसके हाथ में पुस्तकें। तो पुस्तकें उसके विद्यार्थी होने की क्या बन गई, पहचान बन गई, है ना। तो वो पहचान बताने वाला शब्द कौन सा है, पुस्तक, इसलिए पुस्तक के अंदर तृतीय विभक्ति लगेगी। जैसे देखिए प्यारे विद्यार्थियों एग्जाम्पल आ गया, सह जटाभिः, सह जटाभिः तापसः प्रतीयते, सह बालकः पुस्तकै छात्रः प्रतीयते। पहला क्वेश्चन है कि वह जटाओं के कारण, अपने लंबे लंबे बालों के कारण क्या लग रहा है, तापसा है, यानी कि तपस्वी लग रहा है, साधु लग रहा है। तो उसके साधु होने की पहचान कौन करा रहे हैं, उसके लंबे लंबे बाल। तो विभक्ति किस में लगेगी, जटाभी शब्द में, जटाभी शब्द में। क्यों, क्योंकि साधु होने की पहचान कौन करा रहा है, उसके लंबे बाल करा रहे हैं। फिर है कि वह बालक पुस्तकों के कारण छात्र लग रहा है, तो उसके छात्र होने की पहचान कौन करा रहा है, उसकी पुस्तकें। तो पुस्तकों में तृतीय विभक्ति लगेगी। समझ आ गया। तो अब इसके अंदर कारण क्या लिखेंगे, जटाभी और पुस्तकें क्या हो गए, उसके चिन्हवाची शब्द हो गए, चिन्हवाची शब्द हो गए। चिन्हवाची शब्द के योग में जटाभी और पुस्तकें शब्द में तृतीय विभक्ति है। चिन्हवाची शब्द के योग में जटाभी और पुस्तकें शब्द में तृतीय विभक्ति है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट कारण। नेक्स्ट कारण कहता है कि हेतुवाचक शब्द में, हेतुवाचक शब्द के योग में तृतीय विभक्ति लगती है। हेतुवाचक शब्द के योग में तृतीय विभक्ति लगती है। अब हेतु का मीन्स क्या होता है, हेतु का मीन्स होता है कारण। हेतु का मीन्स होता है कारण। कोई भी व्यक्ति जिस कारण से किसी कार्य को करता है वो उस कारण, उसका कारण कहलाता है, यानी कि हेतु कहलाता है। और हेतुवाचक शब्द में तृतीय विभक्ति है। जैसे वह फल तोड़ने के लिए बगीचे में गया, तो उसके बगीचे में जाने का हेतु यानी कि कारण क्या हो गया, फल तोड़ना। तो फल के अंदर कौन सी विभक्ति लग जाएगी, तृतीय विभक्ति लग जाएगी। जैसे देखिए एग्जाम्पल आ गया, पुण्येन हरिहि दृष्टः, पुण्येन हरिहि दृष्टः, अद्यनेन सह अध्ययनेन वस्ति। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, पहला कारण क्या कह रहा है कि वह पुण्येन हरि दृष्टः, वह पुण्य प्राप्त करने के लिए, हरि मीन्स भगवान को, दृष्टा मीन्स देखता है या भगवान की पूजा करता है। तो भगवान की पूजा करने का हेतु, हेतु यानी कि कारण क्या हो गया कि उसे पुण्य प्राप्त करना है। तो पुण्येन में तृतीय विभक्ति लग जाएगी। फिर है कि वह अध्ययन करने के लिए वस्ती में रहता है। जैसे गांव के बहुत सारे बच्चे होते हैं, शहरों में पढ़ने के लिए जाते हैं, तो वहां पर शहर में उनके रहने का कारण क्या हो गया, अध्ययन करना। तो अध्ययन के अंदर क्या लग जाएगी, तृतीय विभक्ति लग जाएगी। अब देखो पहले में विभक्ति लगेगी पुण्येन में और दूसरे में लगेगी अध्ययनेन में। क्यों, क्योंकि ये दोनों ही शब्द क्या हैं, हेतुवाचक शब्द हैं। दोनों ही हेतुवाचक शब्द है। हेतुवाचक शब्द के योग में इन दोनों में पुण्येन और किसमें, अध्ययनेन में तृतीय विभक्ति है।
प्यारे विद्यार्थियों 5 पॉइंट मैंने आपको समझाया, उम्मीद करता हूं एकदम अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। अब देखिए मैंने आपको वाच्य करवाए थे बेटा जी, वाच्य करवाए थे। वाच्य के अंदर आपने देखा कि कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों के ही कर्ता में तृतीय विभक्ति लगती। जब अपन कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में चेंज करते थे तो कर्ता की प्रथमा विभक्ति किसमें चेंज होती थी? तृतीया के अंदर। तो अगला पॉइंट है कि कर्मवाच्य और भाववाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य के अनुक्त कर्ता में तृतीय विभक्ति लगती है। कर्मवाच्य और भाववाच्य के अनुक्त कर्ता में तृतीय विभक्ति लगती है। जैसे क्वेश्चन आ गया, रामेण ग्रंथः पठयते और तेन हश्यते, तेन हश्यते। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, पहला है कि रामेण ग्रंथः पठयते, राम के द्वारा ग्रंथ पढ़ा जा रहा है। जैसे ही आपने देखा यते यंत्य है, यते और यंत्य आपको पता है कर्मवाच्य में लगते हैं, क्योंकि इसमें कर्म दे रखा है तो कर्मवाच्य में लगते हैं। तो कर्मवाच्य के रामेण के अंदर अंडरलाइन कर रखा है, तो आपको पता होगा कि कर्मवाच्य का जो कर्ता होता है उसके अंदर तृतीय विभक्ति लगती है। और फिर यहां जाए तेन हश्यते, अब हंसना क्या होगी? एक भाव हो गया और भाववाच्य में भी, भाववाच्य के कर्ता में भी तृतीय विभक्ति लगती है। तो रामेण और तेन दोनों के अंदर तृतीय विभक्ति है। कारण कि रामेण तो है कर्मवाच्य के कर्ता के योग में तृतीय विभक्ति है, कर्मवाच्य के कर्ता के योग में तृतीय विभक्ति। और तेन हश्यते, तेन है भाववाच्य का कर्ता, तो आ जाएगा भाववाच्य के कर्ता के योग में, भाववाच्य के कर्ता के योग में तृतीय विभक्ति है। पहला है अपना कर्मवाच्य के कर्ता के योग में और दूसरा है तेन हश्यते यानी कि भाववाच्य के कर्ता के योग में तृतीय विभक्ति है। ये आपके 6 कारण हो गए। अगला कारण है 7वां पॉइंट। 7वां पॉइंट ये कहता है निषेधार्थक, निषेधार्थक अलम शब्द के योग में। अलम का अर्थ होता है मना करना, निषेध का अर्थ ही होता है रोकना या मना करना। तो अलम शब्द जहां पर आ जाए वो किस रूप में, क्योंकि अलम चतुर्थी विभक्ति में भी आएगा परंतु वहां पर अलग अर्थ में आएगा। जहां पर अलम मना करने के अर्थ में, निषेध के अर्थ में, वहां तृतीय विभक्ति लगती है। जैसे प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन आ गया, अलम विवादेन, अलम हर्षितेन। अब देखिए दोनों क्या कह रहा है कि अलम विवादेन, विवाद मतलब झगड़ा, अलम मिस मत करो, अलम हर्षितेन हंसो मत। तो यहां पर दोनों ही अलम किस रूप में है? मना करने के अर्थ में है, निषेध के अर्थ में है। तो जहां पर अलम निषेध के अर्थ में आएगा वहां पर हमेशा तृतीय विभक्ति लगेगी। अब कारण क्या लिखेंगे? अलम शब्द के योग में विवादेन और हर्षितेन में तृतीय विभक्ति है। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, तृतीय विभक्ति आपकी कंप्लीट होगी। पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तृतीय विभक्ति के 7 पॉइंट है। अब इनको एक बार अच्छे से आप रिवाइज करके एक बार अच्छे से वीडियो को देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने करण कारक के 7 पॉइंट पढ़े। पूरी उम्मीद करता हूं एकदम अच्छे से आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट में जरूर पूछते रहें। लगातार आप वीडियो पर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारी मेहनत भी साथ साथ में सफल होती रहे। और शेयर करने से ये ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जाएगा, आपके अपनों के पास जाएगा, उनको भी आपके थ्रू हेल्प मिलती रहेगी। उससे क्या है, उनका भी भला होता रहेगा, आपके थ्रू भला होता रहेगा।
क्यों भला होता रहेगा? क्योंकि आपने एक अच्छी चीज उनके साथ में शेयर की है। तो शेयर भी लगातार करते रहे, हमारी हौसला अफजाई होती रहेगी और हमारा पूरा प्रयास आपका 100 आउट ऑफ 100 देने का। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।